मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार को अब इस विषय को बहुत ज़्यादा पब्लिक नारेबाजी में तब्दील नहीं करना चाहिए। नारेबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। ये धरना प्रदर्शन का विषय थोड़ी ना है यार। ना धरना प्रदर्शन से कुछ होना जाना है। धरना प्रदर्शन तब होता कि आरक्षण दो, आरक्षण तो दे दिया देश ने, फिर धरना प्रदर्शन किसके लिए है? चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये नहीं नारा लगता था। जब मांग पूरी हो गई तो नारा काय के लगे रहा, फिर तो आगजनी की कोई जरूरत ही नहीं। मेरी समझ कहती कि मोदी सरकार को सुबह से शीघ्रम करना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। इसी जेठ के महीने आते आते तक इस समस्या को समाधान करिए। 543 में 1/3 रिजर्वेशन को लिखत पढ़त में उतारने का बिल ले आइए। किसी विपक्षी दल की या किसी सांसद की, दल छोड़ो, दल तो बड़ी इकाई, किसी सांसद की हैसियत नहीं कि उसमें किंतु परंतु कर दे। क्या सब वक्त से पहले वहां हाजिर होंगे और बिल्कुल हचक के बटन दबाएंगे? क्या कांग्रेस, क्या जनता दल, क्या लोक दल, क्या फलान, क्या ढिकान? कर दीजिए। इत्मीनान से जनगणना होने दीजिए, उसमें भी जल्दबाजी ना करो कि अशोक जी का नाम 2 जगह लिख जाए जनगणना में। आराम से कराओ, सहज पके सो मीठा हो सुशील जी। इत्मीनान से जनगणना कराओ, ठंडे तक, जाड़े आने तक। उसके बाद उसकी विवेचना करो कंप्यूटर में डाल के। आप जैसे लोग, विद्वान लोग, उसकी विवेचना करें। उसके बाद पार्लियामेंट में उसको रख दो। फिर परसिमन आयोग बना दो। परसिमन आयोग से भी कहो कि भैया खूब खुले खेलो, टाइम की कोई बंदिश नहीं। 4 साल 5 साल में परसिमन आयोग रिपोर्ट दे दे, तब भी हम 34 के चुनाव में 850 सीटें कर लेंगे। क्या दिक्कत है? 34 में तो अभी बहुत समय है ना। 2 बार जनगणना और 2 बार परसिमन हो लेगा 34 तक। तो एक बार तो छोड़ो। लेकिन आज अभी तत्काल प्रभाव से महिलाओं को अगर देश कुछ देना चाहता है तो एक ही रास्ता है। उपनिषद में कहा गया, नान्यः पंथः ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। वही मैं यहां कहूंगा सुशील जी, नान्यः पंथः ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। चाहे कोई कितना भी कलाबाजी खाए, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, एक ही रास्ता है। लोकसभा में 543 का बिल ले आइए, 1 लाइन का बिल लाइए, 5 मिनट में पारित होगा। ना कोई भाषण देने को कुछ, ना कुछ, छटपट हो जाएगा। छठ मंगनी पट ब्याह नहीं। पार्टियों को भी समय मिले अपने अपने यहां महिला नेतृत्व स्थापित करने के लिए। एकदम तो काम नहीं होगा। महिलाओं को भी समय मिले, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मार्क्ड हो जाए। मान लीजिए, उदाहरण देता हूं, नेहा लड़ना चाहती है चुनाव, तो उनको ये तो पता लग जाए 29 के चुनाव से 2 साल 3 साल पहले कि भाई सिरसा है रिजर्व, पानीपत है रिजर्व, ये जो भी है, कि चुनाव से 2 दिन पहले पता लगेगा। तो कौन क्या कर लेगा? महिला हो चाहे पुरुष, फिर क्या कर लेंगे? ये प्रैक्टिकलिटी है, ये नारों से तय नहीं होगी। आप ऑल ऑफ से सडन अगर करेंगे, ये नई बात है अशोक जी। ऑल ऑफ ए सडन मान लीजिए 29 के चुनाव से 3 महीने 6 महीने पहले जाके लोकसभा ने इसी रास्ते को चुना जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो उसका नुकसान मालूम क्या होगा? अशोक यादव की पत्नी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, अनंत अमित की पत्नी नहीं लड़ पाएंगी, रवि प्रताप की बेटी नहीं लड़ पाएगी। स्थापित नेताओं की बेटी, पत्नी, साली, सलहज, समधिने चुनाव लड़ेंगी। क्या उनका मैदान बना हुआ है, खेत बना हुआ है? क्या माल पानी है भरपूर, गाड़ी घोड़ा सब है? क्या चुनाव पति लड़वाएंगे? जीतन राम मांझी ने लोकतंत्र के भव्य स्वरूप की स्थापना की है बिहार में। उनने समधिन तक को विधायिका में भेज दिया।
बोलो समदिन जी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, तुम भी आओ, तुम्हें हमारी कसम। साली सलहज समदिन बहू बहू की बहन सब ले आए हैं? लेकिन मेरी चिंता फिर नेहा कैसे आएगी? किसी आंगनबाड़ी कार्यक्रम में काम करने वाली महिला अगर भारत के लोकतंत्र में आना चाहेगी तो कैसे आएगी फिर? तब तो महंगे कपड़े पहनने वाले, महंगी गाड़ियों से चलने वाली महिलाएं, वो जात उनकी चाहे कोई हो अशोक भाई, क्या बड़े राजनीतिक परिवारों की महिलाएं ही राजनीति में आएंगी तब। लोकसभा छोटा क्षेत्र है क्या? 1400 1500 2000 गांव हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया लग रहा, कागज में कुछ भी लिखो झूठे सच्चा, लेकिन जो लोग लड़ते हैं वो हमसे भी मिलते हैं आके। एक बात बताता हूं सुशील जी, थ्योरी अलग है लोकतंत्र की और प्रैक्टिकल अलग है। क्या आप लोग थ्योरी वाले आदमी हो, आप लोग पूरा थ्योरी में लगे रहते हो। अशोक यादव जी 19 के चुनाव जब हो गया रिजल्ट, तो उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति मेरे पास आए, नोएडा मेरे ऑफिस में। आते ही बस प्रणाम पाती किया और धप से बैठ गए। लास्ट में क्या हुआ? बोले भैया वो चुनाव, मैंने हाँ चुनाव हार गए तो मुझे पता ही लग गया था, लेकिन राजनीति में चुनाव हारना तो मालूम। उन्होंने क्या कहा, मैं संकेतों में कहूंगा, भाजपा के एक बड़े राष्ट्रीय नेता के विरुद्ध उनको चुनाव लड़ना था, इलाका उनका वो था, अब लड़ना जरूरी। बोले भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर प्रतिष्ठा जाती। तो उनने हमसे कहा कि भैया 20 वहां लगे, अब ये नहीं बताऊंगा कहां लगे, और 18 यहां लगे, पूरे 38 ही नीचे आ गया। अशोक जी बोलो जय श्री राम। 38 के नीचे आ गया। क्या आप फोन करना, मैं नाम बता दूंगा। कहां से लाएगी ननकू की बिटिया 38? कहां से लाएगी पांडे जी बताओ? ये किस फार्मूला में आएगी फिट? जिसका पिता किसी अपार्टमेंट के बाहर प्रेस करता है, उसकी बेटी कितनी भी तेजस्वी हो, 38 कहां से लाएगी? 38 समझ रहे क्या? मेरे मुंह से निकला ना मुकदमा हो जाएगा। क्या घर मकान सब नाते रिश्तेदारों का भी बेच दे तो छोटा वाला 38 नहीं हो रहा, बड़ा 38 तो छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में। किस चक्कर में हो? फिर वही लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरी बात ध्यान रखना अशोक बाबू, जिनके घर में 3-3 हेलीकॉप्टर होंगे, क्या साइकिल और मोटरसाइकिल की तरह जिनके घर में हेलीकॉप्टर होंगे, उन्हीं की बेटियां फिर चुनाव लड़ेंगी, उन्हीं की साली सलहजे समधने चुनाव लड़ेंगी। मेरी चिंता है ननकू की बच्ची आए सदन में। ये इसलिए नहीं ला रहे कि पिता मुख्यमंत्री है, लड़की सांसद है, इसका क्या मतलब है? और समदिन से भी संपर्क अच्छा है तो उनको भी सांसद बनवा दिया। तमाशा है क्या लोकतंत्र के नाम पर यार? ये महिला आरक्षण इसलिए नहीं था कि जो संपन्न लोग हैं, सक्षम लोग हैं, मीरा कुमार जी को अभी फिर कोई पद मिल जाए तो क्या वो महिला सशक्तिकरण होगा? सुशील जी हाँ ना बोलो। उनसे ज्यादा सशक्त कोई और है नहीं। अजीत दादा की पत्नी फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गई, वो महिला सशक्तिकरण है क्या? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पहले भी सशक्त थी है? मानिका गांधी को कुछ पद और मिल जाए, सशक्तिकरण है? नहीं ना। मैं इसे 100 नाम ले सकता हूं, 100 अब तो मायावती जी से भी सशक्तिकरण नहीं है, पहली बार था। जो 4-4 बार राजा रह लिए, जिनके परिवार में राज सिंहासन हो, उनको बताएंगे सशक्तिकरण है क्या? प्रियंका जी को वो लोकसभा में जीत कर आई हुई कर्नाटक से, केरल से, वायनाड से, तो महिलाओं का सशक्तिकरण तो नहीं है। वो जन्मी ही सशक्त थी, उनका क्या सशक्तिकरण करोगे? और क्या खा के सशक्तिकरण करोगे यार? वो तो जन्मी ही सशक्त है। अशोक जी के परिवार के, पार्टी के प्रथम परिवार में
डिम्पल जी लोकसभा में रहे या ना रहे उससे उनके सशक्त होने पर कोई फर्क पड़ता है क्या अशोक जी? नहीं ना। वो लोकसभा में है तब भी और नहीं है तब भी। गलत तो नहीं कह रहा? हाँ ना में तो सिर हिलाओ भाई। तब भी लोग उतनी श्रद्धा से पांव छुएंगे, उतने लोग खड़े होंगे। इसके लिए महिला आरक्षण नहीं है, इसके लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, पार्टी कोई हो। निर्मला सीतारमण जी से महिला सशक्त नहीं हो रही ना मित्र। अगर ऐसे होता सुशील पांडे जी तो इंदिरा जी 16 साल प्रधानमंत्री रही, महिला फिर क्यों नहीं सशक्त हो गई? श्रीमती गांधी 16 साल इस देश में प्रधानमंत्री रही। जब वो गई है 84 में, उस समय तो महिला की स्थिति बड़ी खराब थी, अब तो तब भी सशक्त है महिला। नहीं, ये टोकनिज्म से किसी बड़े परिवार की बहन बेटी साली समधिन को कोई पद दे देने से महिला सशक्तिकरण भारत में नहीं हो सकता, उस देश में जिसकी आबादी 150 करोड़ के पार हो। ननकू की रज्जाक की बिटिया और बहू जिस दिन लोकसभा में आएगी, जिस दिन विधानसभा में आएगी, मेरे लिए वो दिन महिला आरक्षण का होगा। महिला सशक्तिकरण वहां से शुरू होगा कि अशोक यादव के घर में फोन आए इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता के यहां से कि अशोक जी बिटिया को लड़ाओ चुनाव या बहू को लड़ाओ चुनाव, तब तो बात है। बोले जी बलराम यादव नहीं लड़ेंगे, उनकी बिटिया लड़ लेगी। नहीं, इंद्रजीत जी सरोज नहीं लड़ेंगे, बिटिया लड़ लेगी। यही ना अशोक जी? तो जो मूंगफली बेच रहा है वो उसकी बिटिया कब लड़ेगी चुनाव और किस पार्टी से लड़ेगी? यार मूंगफली ने सामान्य परिवारों की भी बेटियां लोकतंत्र में कैसे आगे आएंगी? अगर सारी चेतना प्रियंका जी के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, स्मृति ईरानी के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, निर्मला सीतारमण के इर्द गिर्द सिमट जाएगी, हमारे समाजवादी पार्टी में हैं डिम्पल जी, उनके इर्द गिर्द सिमट जाएगी। डिम्पल जी छोड़ो, अपर्णा यादव से भी कोई महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा। जिस दिन उनकी शादी प्रतीक के साथ हुई थी उसी दिन से वो सशक्त हो गई थी कि नहीं हो गई थी अशोक जी? बोलो, हो गई थी कि नहीं? जिस दिन वो मुलायम सिंह जी की बहू बनकर उतनी आंगन में, उस दिन से वो सशक्त हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। और आज उनने सपा का झंडा भी फूंक दिया। अब बताओ इससे आगे सशक्तिकरण और कितना करोगे? आज उनने सपा का झंडा भी फूंक दिया है भगवान के नाम लेके, अब और कितना सशक्तिकरण होगा? लेकिन करहेल की, एटा की, इटावा की सामान्य परिवार की बच्ची लोकसभा में आना चाहिए बिना किसी भय के। वो दिन लोकतंत्र की देहरी के लिए पवित्र दिन होगा। देश उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है। देश की सामान्य महिला का इसमें कोई रुचि नहीं कि आप कोई ऐसी अगड़म बगड़म व्यवस्था ले आओ कि जिसमें सारे नेता जो हैं वो अपने अपने परिवार की बेटियों को सेट कर दे और कहें भाई चलो अब हम थक गए, अब तुम लड़ो। पहले भी तो होता था। ये नगर पालिकाओं में, स्थानीय निकायों में, सुशील जी आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं, महिला के लिए आरक्षित हो जाता है मेयर और क्या है ना। मुरादाबाद का जो मेयर हैं भाजपा के अमरानंद जी, पहले उनकी पत्नी थी, अब पति हो गए हैं। आपने पूरा महिला आरक्षण घर में घुमा लिया यार, और लंबे समय से क्यों? ये चतुराई मत करिए। महिला आरक्षण आए लेकिन भारत की सामान्य महिला की देहरी तक जाना चाहिए ये आरक्षण। अगर भारत की सामान्य माता बहनों की देहरी तक ये आरक्षण नहीं गया तो इस कॉस्मेटिक आरक्षण से भारत के लोकतंत्र को कोई लाभ नहीं होगा। भारत के सरसब्ज मजबूत खाए पिए राजनीतिक परिवारों को लाभ होगा, देश को नहीं। धन्यवाद।